आज का टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपका चैप्टर ये हो सकता है क्लास एज अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। या तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट होगा चैप्टर या फिर क्लास एज अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होगा। यहाँ आपको सबसे पहले क्लास डिफाइन करना है। किसी भी क्लास को डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड देन क्लास नेम यूज़ करेंगे। हम क्लास नेम कुछ भी ले लेते हैं, लाइक अभी हम क्लास नेम डाल देते हैं स्कूल। क्लास नेम हम लोग यूज़ करते हैं स्कूल। किसी भी क्लास के अंदर दो चीज़ आपको दिखेगा, एक डेटा और एक फंक्शंस। कुछ वेरिएबल्स होगा और कुछ फंक्शंस होगा। कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्कूल में स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होगा। कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट के नेम के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम, ओके। और रोल नंबर के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आर, रोल ले लेते हैं। और मार्क्स के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं MKS, मार्क्स। और सपोज हमको ग्रेड स्टोर करना है तो ग्रेड के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं GR, ओके। ये चार वेरिएबल हम लोग ले लिए। ये चार डेटा हो गया इस क्लास के लिए। क्लास के अंदर आपको दो चीज़ दिखेगा, एक डेटा और एक फंक्शंस। डेटा मीन्स वेरिएबल्स। ये चार वेरिएबल हो गया, इसको आप डेटा अज्यूम कर लीजिए, ये डेटा है। थोड़ा सा डेटा टाइप देखेंगे क्या होगा। अगर नेम है तो कोई भी नेम अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है, इसलिए आपको नेम का डेटा टाइप लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कोई नाम है, सपोज आप कोई नाम दे दिया ऐसे अमन, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है और एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स है, इसलिए आपको डेटा टाइप लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। रोल नंबर न्यूमरिक वैल्यू होता है, लाइक आपका रोल नंबर है सपोज 42, ये न्यूमरिक वैल्यू है और इसलिए आप इसका डेटा टाइप लेंगे इंट। रोल नंबर कभी भी डेसिमल पॉइंट में नहीं होता है, लाइक 20.5 ये रोल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए आप इंट डिफाइन करेंगे, ओके। नेक्स्ट मार्क्स लेना है। मार्क्स डेसिमल पॉइंट में हो सकता है, लाइक 70.3, इसलिए आप 5 का डेटा टाइप ले लेंगे डबल। नेक्स्ट ग्रेड, हम ये जूम कर रहे हैं कि ग्रेड ऐसा होगा A या फिर B या फिर C या फिर F, लाइक दिस। सिंगल कैरेक्टर अगर है वैल्यूज़ तो फिर हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं कैर। ये हो गया डेटा मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का 4 डेटा मेंबर ले लिए हम लोग, ये हो गया डेटा मेंबर्स। इस डेटा मेंबर्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ओके। नाउ अब हम लोग कुछ फंक्शंस डिफाइन करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, नाम डाल देते हैं इनपुट। आपको जहाँ भी ये साइन दिखे इट मीन्स ये एक फंक्शन है। किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, हम रिटर्न टाइप डाल रहे हैं वॉइड। हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ओके। आप लिखें वॉइड इनपुट, फंक्शन का नाम हो गया इनपुट, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, एक्स स्पेसिफायर डाल देते हैं पब्लिक। और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ इस डेटा को इनपुट करें, तो क्या करेंगे, ये डेटा इनपुट करा दें इस जगह। इनपुट कराने के लिए आप सबसे पहले स्कैनर क्लास ले लेंगे और इससे डेटा को इनपुट कराइए। चलिए इनपुट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आप जो भी एंटर करना चाह रहे हैं, अभी एंटर नेम, रोल, मार्क्स, ग्रेड, ओके। चलिए हम सारे वेरिएबल को इनपुट करेंगे। सबसे पहले एंटर नेम, नेम के लिए वेरिएबल ये लिया हुआ है, आप इसी वेरिएबल में इनपुट कराएंगे नेम इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए नेक्स्ट लाइन फंक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट रोल इनपुट करना है, वेरिएबल है रोल। सपोज आप यहाँ वेरिएबल R लिए होते तो आपको यहाँ R लिखना पड़ता,
क्योंकि आप रोल लिए हैं इसलिए आप यहाँ रोल लिखेंगे। सो रोल इक्वल टू, रोल इंटीजर टाइप डेटा है, इंटीजर टाइप डेटा इनपुट करने के लिए इन डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, नेक्स्ट मार्क्स, मार्क्स इनपुट करने के लिए वेरिएबल है mks इन डॉट नेक्स्ट डबल। अब ग्रेड इनपुट करना है और ग्रेड का डेटा टाइप है कैर। सो कैसे इनपुट करेंगे, gr इक्वल टू कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए हम लोग ये लिखते हैं इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, किसी कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए ये लिखा जाता है। ओके, सो ये इनपुट पार्ट हो गया। नाउ सपोज इस 4 डेटा को आपको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो दूसरा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं पब्लिक वॉइड, और फंक्शन को डिस्प्ले करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, नाम डाल देते हैं शो। आपको ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बनाना है क्योंकि हम यहाँ इनपुट नहीं करने वाले हैं। जिस फंक्शन में आप इनपुट कर रहे होते हैं उसी क्लास में आपको, उसी फंक्शन में आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये स्कैनर क्लास है और ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के अंदर ही आप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आप इनपुट कर रहे हैं। ये 4 स्टेटमेंट, ये इनपुट हो रहा है। सो यहाँ आपको इनपुट नहीं करना है इसलिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप सिंपली इस 4 डेटा को डिस्प्ले कर दीजिए। सो हम डिस्प्ले कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, आपको डिस्प्ले करना है ये नेम, रोल, मार्क्स एंड ग्रेड। सो एक एक करके सारे डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। नेम इक्वल टू, हम नेम के लिए वेरिएबल ये लिए हैं, सो आप लिखेंगे नेम, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। रोल, रोल के लिए जो भी वेरिएबल आप लिए हैं, हम लोग रोल ही लिए हैं, सो रोल। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मार्क्स के लिए mks एंड फाइनली ग्रेड प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ग्रेड। ग्रेड के लिए क्या वेरिएबल है आपका, gr, सो आप यूज़ करेंगे gr। सो चारों ही डेटा डिस्प्ले हो गया। फाइनली इस फंक्शन को क्लोज करेंगे। नाउ अब हम लोग बनाएंगे वॉइड मेन। सो सी मेन पार्ट बना रहे हैं, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप जनरली मेन के अंदर आप ये देखते होंगे, हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग आर्क्स और ये साइन। ओके, ये एरे का जो साइन है, ये जो साइन है वो आर्क्स से पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग आर्क्स। और एक बात, ब्लूजे में ये जो पार्ट है वो ऑप्शनल है, आप डालिए या फिर मत डालिए, दोनों ही केस में आपका प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम हटा रहे हैं, है ना। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ आप चाहते हैं कि ये 2 पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, आई मीन पहले इनपुट हो जाए सारा डेटा और फिर से ये सारा डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो इस 2 फंक्शन को यहाँ इन्वोक करना पड़ेगा। इन्वोक मीन्स कॉल, इन्वोक का मतलब कॉल होता है, यानी आपको ये दोनों ही फंक्शन को यहाँ इन्वोक करना पड़ेगा। क्लास के किसी भी फंक्शन को इन्वोक करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। सो सी हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्कूल, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ob इक्वल टू न्यू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ आप इस 2 फंक्शन को कॉल करेंगे। सो आप कॉल करेंगे ob डॉट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ob डॉट ये फंक्शन का नाम इनपुट। जब आप ob डॉट इनपुट लिखे तो ये फंक्शन कॉल होगा, मीन्स कंपाइलर यहाँ आएगा और ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा। सारा इनपुट हो गया, ओके। नाउ यहाँ जाएगा,
अब आप लिखेंगे ob.show, तो अब कंपाइलर ये फंक्शन कॉल करेगा, सारे डेटा को डिस्प्ले किया, काम खत्म हो गया, वापस यहाँ आएगा, नाउ मेन क्लोज किए और फाइनली क्लास क्लोज किए। ये यहाँ क्लोज हो रहा है और ये जो है वो ये वाला ब्रेस क्लोज हो रहा है। ओके, सो अभी आप एक क्लास डिफाइन किए हैं स्कूल, आप चाहें तो इस क्लास को पब्लिक डिफाइन कर सकते हैं। सो आप एक क्लास डिफाइन किए स्कूल, इसके अंदर 4 डेटा मेंबर है, 2 मेथड है मेंबर फंक्शंस, एक इनपुट और एक शो। सो मेथड्स का नाम क्या है, शो एंड इनपुट। डेटा मेंबर्स क्या क्या है, नेम, रोल, मार्क्स, ग्रेड। और आप यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं OB एंड देन दोनों ही फंक्शन को कॉल किए हैं, इन्वोक किए। ये जो ऑब्जेक्ट नेम है ये आप यूज़र डिफाइंड नेम है, कुछ भी ले सकते हैं। लाइक मान लीजिए आप ले लिए SC, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा sc.input sc.show। सो क्या है, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, इनपुट फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ये SC, इसलिए आप SC क्रिएट किए। ठीक है, नाउ सपोज किसी फंक्शन को आप बना दे रहे हैं स्टैटिक, लाइक दिस। मान लीजिए आप लिखे हैं पब्लिक और आप इस फंक्शन को बना दिए हैं स्टैटिक। ओके, अगर ये फंक्शन स्टैटिक हो गया, इनपुट फंक्शन अगर आप उसको स्टैटिक डिफाइन कर दिए, तो फिर इनपुट को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप किसी भी फंक्शन को अगर स्टैटिक डिफाइन कर दिए हैं, देन दिस इज कॉल्ड क्लास फंक्शन, क्लास मेथड। आप बिना ऑब्जेक्ट के, बिना इंस्टेंस के, दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके, और ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही हम लोग इंस्टेंस कहते हैं। तो अगर आप किसी फंक्शन को स्टैटिक डिफाइन कर दिए हैं, तो इस फंक्शन को बिना इंस्टेंस के आप कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस, डायरेक्ट। या फिर और अगर फंक्शन स्टैटिक है, कोई भी फंक्शन स्टैटिक है, देन दिस इज कॉल्ड क्लास फंक्शन और क्लास मेथड, है ना। फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ है। सो क्योंकि ये क्लास फंक्शन बन गया स्टैटिक लगाने से, आप इसको क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस, स्कूल डॉट इनपुट। और अगर आप स्टैटिक नहीं लगाए हैं, जैसा कि ये फंक्शन यहाँ आप स्टैटिक डिफाइन नहीं किए हैं, देन दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस फंक्शन। फंक्शन और मेथड एक ही बात है ना। तो अगर स्टैटिक नहीं लगाए हैं, देन इट इज इंस्टेंस फंक्शन। इसको कॉल करने के लिए इंस्टेंस चाहिए, इसलिए आप इंस्टेंस क्रिएट किए और कॉल कर रहे हैं sc.show। पर अगर फंक्शन स्टैटिक है, देन दिस इज कॉल्ड क्लास फंक्शन। और क्लास फंक्शन को कॉल करने के लिए आप डायरेक्ट क्लास नेम डॉट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, या फिर इसका भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, सो जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक लगा है दैट इज क्लास फंक्शन, जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक नहीं लगा है वो इंस्टेंस फंक्शन। अब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन स्टैटिक है तो इस फंक्शन के अंदर आप केवल स्टैटिक मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, नेम, रोल, मार्क्स, ग्रेड, इसमें से कोई भी स्टैटिक नहीं है, तो ये एक्चुअली में एरर जनरेट करेगा, दिस इज़ इनवैलिड फंक्शन। अगर आप चाह रहे हैं कि ये फंक्शन स्टैटिक रहे और आप ये चारों डेटा यूज़ करें, तो आपको इस चारों ही डेटा को स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको इस डेटा को बनाना पड़ेगा स्टैटिक, इसको भी बनाना पड़ेगा स्टैटिक, इसको भी बनाना पड़ेगा स्टैटिक।
ओके, ये चारों ही डेटा अब स्टैटिक हो गया, तो आप इनपुट के अंदर ये चारों डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी स्टैटिक फंक्शन केवल स्टैटिक मेंबर्स यूज़ करता है। आप किसी एक को स्टैटिक नहीं बनाए सपोज, तो आपको यहाँ ये नहीं डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। पर आप इस फंक्शन को देखिए, दिस इज़ नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, इट इज़ नॉन स्टैटिक फंक्शन। नॉन स्टैटिक फंक्शन में आप हर एक डेटा को यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक को भी और नॉन स्टैटिक को भी। पर अगर कोई फंक्शन स्टैटिक है तो केवल स्टैटिक मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? तो अभी आप क्या क्या समझ गए कि अगर कोई फंक्शन स्टैटिक है तो केवल स्टैटिक मेंबर्स एक्सेस होगा, कोई फंक्शन अगर नॉन स्टैटिक है तो ये हर एक डेटा को एक्सेस करेगा, स्टैटिक को भी और नॉन स्टैटिक को भी। अगर कोई फंक्शन स्टैटिक है तो उसको कहते हैं क्लास फंक्शन, और इसको कॉल करने के लिए आपको क्लास नेम चाहिए, या फिर बिना क्लास नेम के भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन नॉन स्टैटिक है तो इसको कहते हैं इंस्टेंस फंक्शन, और इसको कॉल करने के लिए आपको इंस्टेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं एंड देन कॉल करेंगे sc.show, जो भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सपोज ऑब्जेक्ट नेम आप ob लिए हैं तो आपको कॉल करना पड़ेगा ob.show। सो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्यों कॉल कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। ओके, सो ये बात हो गया स्टैटिक फंक्शन और नॉन स्टैटिक फंक्शन से रिलेटेड। नाउ सपोज अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। क्या है बात? अभी मान लीजिए कि आप कोई क्लास डिफाइन कर लिए, क्लास का नाम ले लेते हैं सैम्पल। हम यहाँ कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं लाइक इंट x और इंट y। एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं void अपडेट। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको रिटर्न टाइप लेना है, देन एक्स स्पेसिफायर यहाँ लेना है, सो हम पब्लिक डिफाइन कर दिए। ओके, एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे पब्लिक void, और यहाँ शो नाम दे देते हैं। क्लियर? नाउ हम बनाने जा रहे हैं पब्लिक स्टैटिक void मेन, पब्लिक स्टैटिक void मेन, और यहाँ आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। सो सैम्पल ob इक्वल टू न्यू सैम्पल। ओके, आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, क्लास का ऑब्जेक्ट है ob। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, हम ऑब्जेक्ट का नाम डाल देते हैं sm, सैम्पल sm इक्वल टू न्यू सैम्पल। sm इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाह रहे हैं इस फंक्शन को कॉल करना तो आपको लिखना पड़ेगा sm.update, और अगर आप चाह रहे हैं इस फंक्शन को कॉल करना तो आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट दैट इज sm.show। ओके, ये मेन क्लोज हो गया और ये फाइनली ये क्लास क्लोज हो रहा है। नाउ सी, सपोज आप एक फंक्शन यहाँ लिए अपडेट, और यहाँ x का वैल्यू डाल दिए 25 और y का वैल्यू डाल रहे हैं 40। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, देन आप कॉल किए sm.update। sm.update फंक्शन कॉल किए तो ये फंक्शन कॉल हो गया। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो x का वैल्यू मिल गया है 25 और y का वैल्यू मिल गया है 40। ओके, x का वैल्यू 25, y का वैल्यू 40। ना सपोज आप यहाँ लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ प्रिंट कर रहे हैं x को प्रिंट करना है क्योंकि x इस सी
इस x के आगे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है ना। किसी वेरिएबल के आगे अगर स्टैटिक नहीं लिखा है देन दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल, दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट, ओके, सो दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल को कभी भी आप मेन में एक्सेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। आपको लिखना पड़ेगा sm.x। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा जो भी x का वैल्यू है 25, ओके। अगर अभी आप लिखेंगे system.out.print sm.y, तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो भी y का वैल्यू है 40, सो ये प्रिंट कर दिया 40। तो क्या है, क्योंकि ये दोनों ही इंस्टेंस वेरिएबल है, आपको अगर मेन में एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ सपोज कि इस वेरिएबल को आप बना देते हैं स्टैटिक, ओके। तो जब आप यहाँ लिखेंगे sm.y, सी y का वैल्यू क्या है 40, ये प्रिंट करेगा 40। पर क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, अब ये क्लास वेरिएबल है ना। क्यों क्लास वेरिएबल है, क्योंकि आप वेरिएबल के आगे स्टैटिक वर्ड डिफाइन कर रहे हैं। सो अगर कोई वेरिएबल नॉन स्टैटिक है देन इट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल, अगर ये स्टैटिक है इट मीन्स इट इज़ क्लास वेरिएबल, सो दिस इज क्लास वेरिएबल। अब क्लास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्लास वेरिएबल को डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हैं। सो आप डायरेक्ट लिखिए ऐसे system.out.print y, सो y का जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। सो क्या प्रिंट हो जा रहा है 40, क्योंकि y क्लास वेरिएबल है, आपको उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट लाइक फंक्शन में जो हो रहा था, है ना। और एक चीज़, आप क्योंकि ये y स्टैटिक वेरिएबल है, आप इसको बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं और चाहें तो क्लास नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं sample.y, ओके। सो x नॉन स्टैटिक वेरिएबल है यानी इंस्टेंस वेरिएबल, इसको प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। ये y स्टैटिक वेरिएबल है यानी कि क्लास वेरिएबल, इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी क्लास के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, ओके। वन मोर पॉइंट, अगर मान लीजिए कि आप किसी वेरिएबल का कुछ वैल्यू नहीं लिए, सपोज आप y को इनिशियलाइज नहीं किए, ये क्लास वेरिएबल है, अगर आप प्रिंट करेंगे y तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप डेटा है, इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, सो दिस टाइम ये प्रिंट करेगा 0। तो यहाँ आप क्या सीखें कि किसी वेरिएबल के आगे अगर आप स्टैटिक डिफाइन नहीं किए हैं तो वो इंस्टेंस वेरिएबल है, किसी वेरिएबल के आगे आप स्टैटिक डिफाइन किए देन इट इज़ क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, या तो डायरेक्ट एक्सेस करेंगे या फिर क्लास नेम के थ्रू ऐसे sample.y। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि सपोज आप यहाँ एक वेरिएबल लिए int p और p में आप डाल रहे हैं x + 10, ठीक है, और आप इसको प्रिंट कर दीजिए system.out.print, यहाँ पे को प्रिंट करेंगे। जब आप लिखेंगे sm.show, ये फंक्शन कॉल होगा show, यहाँ लिखा है x + 10, p में आ गया 10 + 25 दैट इज़ 35, system.out.print p, ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 35। अब देखिए ये है इंस्टेंस वेरिएबल, ये है क्लास वेरिएबल, और ये p
जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं, देखिए ये कहाँ डिक्लेयर हो रहा है, मीन्स इंट p ये डिक्लेरेशन है, इंट x ये डिक्लेरेशन है, इंट y डिक्लेरेशन। तो इंट p ये p कहाँ डिक्लेयर हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर। जब भी कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, देन दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ओके, नाउ मान लीजिए कि अब इस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ऐसे इंट a, एंड सपोज आप ऐसा लिख रहे हैं p इक्वल टू x प्लस a, p इक्वल टू x प्लस a, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, कि इस शो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो जब भी आप शो फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ से इस a के लिए एक वैल्यू सेंड करना पड़ेगा, यहाँ से इस a के लिए एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो सपोज़ आप कॉल कर रहे हैं sm डॉट शो और कोई एक आर्ग्यूमेंट ले लिए, सपोज 20 है ना, आप फंक्शन के अंदर 20 पास कर रहे हैं, तो ये 20 चला जाएगा a में। तो देखिए x प्लस 10, x 25 था, 25 प्लस 10 आ गया 35, p प्रिंट के 35 प्रिंट हो गया। नाउ x प्लस a, व्हाट इज x, 25, a में क्या पास किए थे आप, 20, सो 25 प्लस 20 क्या आ गया 45, यानी ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 45, राइट। सो देखिए अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक डिफाइन नहीं किया हुआ है, देन दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक है देन इट इज़ क्लास वेरिएबल, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है देन इट इज़ लोकल वेरिएबल, और अगर यहाँ कोई वेरिएबल है देन इट इज़ आर्ग्यूमेंट, आई मीन मेथड आर्ग्यूमेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन आर्ग्यूमेंट। सो इसको क्या कहेंगे, फंक्शन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल या मेथड आर्ग्यूमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। सो ये पैरामीटर में है, आर्ग्यूमेंट में है, सो इट इज़ आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। ओके, नाउ इस एग्जाम्पल पर फोकस करिएगा। हम एक क्लास डिफाइन किए हैं टेस्ट, इसके अंदर दो वेरिएबल ले लिए हैं, एक p और एक q। जो q है वो स्टैटिक वेरिएबल है, यानी ये क्लास वेरिएबल है, और ये जो p है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं है। दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, एक एक्सेप्ट और एक अपडेट। एक्सेप्ट में p का वैल्यू 10, q का वैल्यू 5, और अपडेट फंक्शन में हम q को डबल इंक्रीज़ करा रहे हैं और p को भी डबल इंक्रीज़ करा रहे हैं, राइट। ये इस क्लास वेरिएबल है और ये इंस्टेंस वेरिएबल है। नाउ इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेन में। सो देखिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट ob1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ अगेन हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट ob2 इक्वल टू न्यू टेस्ट। सो इस क्लास का दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट ob3 इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो 3 इंस्टेंस हम लोग क्रिएट कर लिए। नाउ इस फंक्शन को कॉल करना है, तो सपोज आप कॉल किए ob1 डॉट फंक्शन नेम इज एक्सेप्ट, आप लिखे ob1 डॉट एक्सेप्ट। इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो p का वैल्यू मिला है 10 और q का वैल्यू मिला है 5। सी इस फंक्शन को कौन कॉल किया है अभी, ob1। किसी फंक्शन को जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है इसको कहते हैं करेंट ऑब्जेक्ट। सो इस स्टेटमेंट में ये ob1 करेंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज करेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो सी जब आप लिखे ob1 डॉट एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हुआ। अंदर इस क्लास का दो वेरिएबल है p और q। सो p में आ गया 10 और q में आ गया 5।
पर एक्चुअली में इस फंक्शन को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल किया है, OB1। सो जब आप कॉल किए OB1 डॉट एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के अंदर P में 10 नहीं जा रहा है, ये 10 एक्चुअली में जा रहा है OB1 डॉट P में, और OB1 डॉट Q में जा रहा है 5। ये OB1 डॉट अंडरस्टूड है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को फ़िलहाल अभी OB1 कॉल किया है, OB1 करेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो 10 और Q P Q में जा रहा है वो एक्चुअली में OB1 डॉट P और OB1 डॉट Q में जा रहा है। यानी इस स्टेटमेंट के कॉल होने पर OB1 डॉट P का वैल्यू है 10, OB1 डॉट Q का वैल्यू है 5, राइट? ओके, नाउ सपोज अब आप लिख रहे हैं OB2 डॉट एक्सेप्ट। अब आप OB2 के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब आप OB2 के थ्रू एक्सेप्ट कॉल कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट के टाइम दिस इज़ द करंट ऑब्जेक्ट, OB2 इज़ करंट ऑब्जेक्ट। तो जब एक्सेप्ट कॉल हुआ तो P में आया 10 और Q में आया 5, यानी OB2 डॉट P में 10 जाएगा और OB2 डॉट Q में 5 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही होता है। सो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो OB2 को वैल्यूज़ मिल रहा है, इट मीन्स OB2 डॉट P में आ जाएगा 10, OB2 डॉट Q में आ जाएगा 5। अगेन सेम काम हो गया। नाउ सपोज आप OB3 के थ्रू भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, आप मान लीजिए लिखे हैं OB3 डॉट एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हुआ और दिस टाइम OB3 कॉल किया है, तो OB3 डॉट P में आएगा 10, OB3 डॉट Q में आएगा 5, यानी OB3 डॉट P में आ गया 10, OB3 डॉट Q में आ गया 5। सो देखिए 3 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं आप, OB1 OB2 OB3, और सबके लिए P और Q का वैल्यू सेम है। ओके, नाउ सपोज अब आप लिख रहे हैं OB1 डॉट, ये फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट। ओके, सो अपडेट फंक्शन आप कॉल किए, यहाँ लिखा है Q प्लस इक्वल टू 2, Q इक्वल टू Q प्लस 2, Q इक्वल टू Q प्लस 2 मीन्स देखिए इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, OB1, यानी OB1 करेंट ऑब्जेक्ट है, OB1 करेंट ऑब्जेक्ट है। सो जब आप यहाँ लिखेंगे Q, एक्चुअली में ये क्या लेगा, OB1 डॉट Q इक्वल टू OB1 डॉट Q प्लस 2, और P के केस में क्या लेगा, OB1 डॉट P इक्वल टू OB1 डॉट P प्लस 2। OB1 डॉट अंडरस्टूड है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को OB1 कॉल कर रहा है। ओके, तो देखिए इस अपडेट फंक्शन को कौन कॉल किया है, OB1, तो OB1 का Q 2 बढ़ेगा और OB1 का P भी 2 बढ़ेगा, यानी ये OB1 का Q हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12। ओके, नाउ सी, आप P के आगे स्टैटिक नहीं लगाए हैं, यानी ये है इंस्टेंस वेरिएबल, और Q के आगे आप स्टैटिक लगाए हैं, यानी ये है क्लास वेरिएबल। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई वेरिएबल इंस्टेंस है तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इस P का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। लाइक यहाँ 12, यहाँ 10 और ये 10 है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। हर एक इंस्टेंस के लिए P का वैल्यू डिफरेंट होगा, पर क्योंकि Q क्लास वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल क्यों? क्योंकि आप स्टैटिक लगाएं। अगर Q क्लास वेरिएबल है तो हर एक ऑब्जेक्ट सेम कॉपी शेयर करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इस Q का वैल्यू सेम होगा। सो अगर आप OB1 का Q 7 कर दिए तो OB2 का Q भी 7 हो गया और OB3 का Q भी 7 हो गया ऑटोमेटिकली, आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। OB1 का डेटा चेंज हुआ क्योंकि Q स्टैटिक है, OB2 और OB3 का Q भी चेंज हो जाएगा। नाउ सपोज आप कॉल कर रहे हैं OB2 डॉट अपडेट, आप फिर से अपडेट फंक्शन कॉल किए,
कौन कॉल किया इस फंक्शन को? OB2। आप q को डबल इंक्रीज कर दिए, यानी OB2 का q जो भी था वो 2 बढ़ेगा और p भी 2 बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? OB2 का, क्योंकि इस फंक्शन को अभी OB2 कॉल किया है तो q 2 बढ़ जाएगा। OB2 का q क्या है देखिए 7 था, सो ये क्या हो जाएगा 9। जब ये 9 हो गया तो ऑटोमेटिकली दोनों का q, इस दोनों का q भी 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है, एक का चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा। मीन्स एट ए टाइम इस क्लास वेरिएबल का वैल्यू हर एक इंस्टेंस के लिए सेम होगा। सो अगर आप इसको 2 बढ़ाकर 9 किए तो इस 2 का q भी 9 हो गया, p को भी 2 बढ़ाए हैं, सो ये हो गया 12। सो देखिए p12 ही रहा, पर q एक के चेंज होने पर बाकी भी चेंज हो रहा है। एक और स्टेटमेंट, सपोज आप लिखे OB3 डॉट अपडेट, तो आप इस अपडेट फंक्शन को OB3 कॉल किया है, इसका q 2 बढ़ेगा और p भी 2 बढ़ेगा। सो p 2 बढ़ गया, हो गया 12 और ये बढ़कर हो जाएगा 11। जब ये 11 हुआ तो ये भी 11 हो जाएगा और ये भी 11 हो जाएगा। ओके, तो क्या है कंक्लूज़न? कंक्लूज़न ये है कि जितना भी इंस्टेंस होगा, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, सबके लिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल का डिस्टिंक्ट कॉपी होगा। सबके पास डिस्टिंक्ट कॉपी होगा। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। इंस्टेंस वेरिएबल के लिए ईच ऑब्जेक्ट हैज़ ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। और क्लास वेरिएबल के केस में क्या है, जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सब सेम कॉपी शेयर करेगा। सेम कॉपी एट ए टाइम मीन्स सेम वैल्यू होगा एट ए टाइम। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स हैज सेम कॉपी। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? आई मीन आपको क्या समझ आ गया कि अगर कोई वेरिएबल नॉन स्टैटिक है देन इट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल। हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। अगर q के आगे आप स्टैटिक लगाए हैं देन दिस इज क्लास वेरिएबल। हर ऑब्जेक्ट का सेम वैल्यू होगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए उस वेरिएबल का सेम वैल्यू होगा। ओके, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सपोज आप इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल ले लिए, ऐसे इंट मान लीजिए ले लिए Z20, तो इसके बारे में आपको अभी हम क्या बताएं कि ये हो गया लोकल वेरिएबल। दिस इज लोकल वेरिएबल। अब क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि Z लोकल वेरिएबल है, आप इस Z को केवल इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आप दूसरे फंक्शन के अंदर ऐसा लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट Z, क्योंकि Z लोकल वेरिएबल था, आप इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं ये लोकल वेरिएबल है। इस Z को आप दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, ये जनरेट कर देगा एरर। इस Z को आप दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं जो कि लोकल वेरिएबल था इस फंक्शन का, ये जनरेट करेगा एरर। इस एग्जाम्पल से एक और कॉन्सेप्ट देंगे सी। चलिए हम थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं जिसका फ़िलहाल नीड नहीं है। सो यहाँ दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एक एक्सेप्ट और एक शो। अभी क्या कर रहे हैं कि एक्सेप्ट के आर्ग्यूमेंट में कुछ ले लेते हैं, ऐसे इंट x और p में हम x को स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
P। ओके, तो क्या है कि आप 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, OB1, OB2, OB3। सपोज आप लिख रहे हैं OB1 डॉट एक्सेप्ट, आप लिख रहे हैं OB1 डॉट एक्सेप्ट। जब भी आप एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो देखिए क्या इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में कुछ वैल्यू चाहिए। यस, आपको दिख रहा है एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, तो OB1 डॉट एक्सेप्ट यहाँ पास कर दिया 20। ओके, आप फंक्शन कॉल किए OB1 डॉट एक्सेप्ट, पास किए 20, तो ये 20 चला जाएगा x में, और आप x को स्टोर कर दिए p में, तो p में क्या आ गया, p में आ गया 20। तो ये 20 कहाँ स्टोर हो रहा है, p में। देखिए जब आप फंक्शन कॉल किए OB1 डॉट एक्सेप्ट, ये 20 जाएगा x में और फिर x p में स्टोर हो रहा है, सो ये फाइनली 20 p में स्टोर हो गया। नाउ सी, देखिए इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, OB1। सो OB1 इस कॉलिंग के टाइम करंट ऑब्जेक्ट है, यानी जब आप एक्सेप्ट को कॉल किए और 20 पास किए तो ये 20 कहाँ गया, p में। इस फंक्शन को OB1 कॉल कर रहा है, सो एक्चुअली में ये 20 कहाँ जा रहा है, OB1 डॉट p में। OB1 डॉट अंडरस्टूड होगा क्योंकि अभी करंट ऑब्जेक्ट OB1 है। ओके, जब आप मान लीजिए कि फंक्शन कॉल किए OB2 डॉट एक्सेप्ट, इस ऑब्जेक्ट के लिए आप फंक्शन कॉल किए और सपोज पास किए 40, तो ये 40 कहाँ जाएगा, 40 जाएगा x में। अगेन ये 40 कहाँ जाएगा, x में, और फिर x कहाँ स्टोर हो जाएगा, p में। नाउ दिस टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, OB2, करंट ऑब्जेक्ट क्या है, OB2, यानी आप जो पास किए यहाँ 40, ये 40 वो एक्चुअली में कहाँ जाएगा, OB2 डॉट p में। दिस टाइम OB2 डॉट p में 40 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप लिखेंगे OB3 डॉट एक्सेप्ट और सपोज आप पास किए 60, तो ये 60 चला जाएगा x में, और आप x को डाल रहे हैं p में, है ना। आप केवल p लिखे हैं तो यहाँ आ गया 60, पर इस फंक्शन को कौन कॉल किया है, OB3। सो यहाँ एक्चुअली में OB3 डॉट p अंडरस्टूड है। यहाँ वो ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यहाँ वो ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जिसके थ्रू आप फंक्शन को कॉल किए। ओके, सो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं दिस डॉट p। दिस एक कीवर्ड है, ये दिस एक कीवर्ड है जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। रेफर्स, इट रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट, इट रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ वो ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होगा जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, पर आप अगर दिस नहीं भी दिए तो वही ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। आप चाहें तो एक्सप्लिसिटली दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स जब आप ये कॉल करेंगे तो दिस की जगह OB1 होगा, जब आप ये कॉल करेंगे तो दिस की जगह OB2 होगा, और जब आप ये कॉल करेंगे तो दिस की जगह OB3 होगा ना। इसी तरीके से सपोज आप लिख रहे हैं ऐसा OB1 डॉट शो, आप शो फंक्शन कॉल किए ना। शो फंक्शन के अंदर आप किसको प्रिंट कर रहे हैं, p को ना। OB1 का देखिए, आप इस फंक्शन को किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, OB1 के थ्रू, यानी जब आप यहाँ p को प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली में यहाँ प्रिंट क्या होगा, यहाँ प्रिंट होगा OB1 डॉट p। OB1 डॉट अंडरस्टूड है, आप लिखे हैं p, पर क्योंकि ये फंक्शन OB1 के थ्रू कॉल हो रहा है, यहाँ OB1 डॉट अंडरस्टूड होगा ना। फिर से आप चाहें तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं दिस। ओके, सो दिस क्यों, क्योंकि दिस करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है।
तो जब आप कॉल करेंगे ob1 डॉट शो फंक्शन कॉल होगा और यहाँ ob1 डॉट पी प्रिंट हो जाएगा। ob1 का p क्या था 20, सो ये प्रिंट कर देगा 20। मान लीजिए आप लिखें ob2 डॉट शो, तो जब ob2 डॉट शो फंक्शन कॉल होगा, ये शो फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ लिखा है दिस डॉट पी, दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा ob2 को, सो यहाँ ob2 डॉट पी प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 40, सो आउटपुट आ गया 40। और सेम उसी तरीके से जब आप लिखेंगे ob3 डॉट शो, ये दिस की जगह ob3 होगा और ob3 डॉट पी 60 प्रिंट हो जाएगा। सो इस कोड का आउटपुट ये हो गया। तो यहाँ हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर क्लास का कोई मेंबर है p, लाइक p, आप p लिखे या दिस डॉट p लिखे, आप केवल p लिखें या दिस डॉट p लिखें, एक ही बात है। ये दिस करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। करंट ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो अभी फंक्शन को कॉल कर रहा है। ओके, दैट्स इट। नाउ जो भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़े और उससे रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक क्लास गिवन है, क्लास एग्जाम, कुछ डेटा मेंबर्स है और दो फंक्शन डिफाइंड है यहाँ, एक कैलकुलेट और एक डिस्प्ले। ओके, और ये है क्वेश्चंस। आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर करना है इस क्लास के बेसिस पर। सो सी, पहला क्वेश्चन क्या है, मेथड आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। आपको बताना है कि इस कोड में मेथड आर्ग्यूमेंट कौन है या फिर आर्ग्यूमेंट वेरिएबल कौन है। सो सी, मेथड मीन्स फंक्शन। कितना फंक्शन है यहाँ, दो फंक्शन, एक कैलकुलेट और एक डिस्प्ले। इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, तो देखिए डिस्प्ले के आर्ग्यूमेंट में कोई भी वेरिएबल नहीं है, कैलकुलेट के आर्ग्यूमेंट में एक वेरिएबल है x। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x, राइट। नेक्स्ट इज क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल इस क्लास के डेटा पार्ट में देखिए वो वेरिएबल होगा जो स्टैटिक होगा, है ना। सो यहाँ p स्टैटिक वेरिएबल है, इसलिए क्लास वेरिएबल हो गया p। जो भी स्टैटिक वेरिएबल होता है वही क्लास वेरिएबल होता है। हम लोग क्लास वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। और ये हम लोग पढ़े थे कि जो भी स्टैटिक वेरिएबल होगा इसका सेम वैल्यू सारा ऑब्जेक्ट शेयर करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर वो वेरिएबल्स होगा जो नॉन स्टैटिक होगा, लाइक a एंड k। सो इंस्टेंस वेरिएबल कौन है, एक a और एक k, दो। इंस्टेंस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हर ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट कॉपी होता है। लाइक a अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो इस क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा सबके पास a का डिस्टिंक्ट कॉपी होगा। डिस्टिंक्ट कॉपी मीन्स डिस्टिंक्ट वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। लाइक देखिए ये जो है वो क्लास के अंदर डिक्लेयर है, पर आप देखिए यहाँ डबल a, ये जो डबल a है ये हो गया लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये डिक्लेयर किया गया है इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ दो वेरिएबल आपको दिख रहा है, यहाँ भी a और यहाँ भी a। हम सिंप्लिसिटी के लिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। सपोज दिस इज m। ओके, मान लीजिए कि ये वेरिएबल m है, राइट। सो लोकल वेरिएबल कौन हो गया, m। सो आपका आंसर है m। m लोकल वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि m को डिक्लेयर किया गया है डबल m इस फंक्शन के अंदर। किसी फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है देन दिस इज लोकल वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट एन इंस्टेंस पेपर ऑफ क्लास एग्जाम। सपोज ये क्वेश्चन है, क्रिएट एन इंस्टेंस पेपर ऑफ क्लास एग्जाम। ये जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम पेपर होगा ऑफ क्लास एग्जाम। तो आंसर क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्लास नेम एग्जाम
देन ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम बोला है पेपर, सो एग्ज़ाम पेपर इक्वल टू न्यू एग्ज़ाम। ओके, आप जनरली ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे आप कोई क्लास है सपोज टेस्ट, तो आप ऐसे लिखते हैं टेस्ट ओ बी इक्वल टू न्यू टेस्ट। ये क्लास नेम हो गया, ये क्लास नेम एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम पेपर बोला है, सो पेपर, और क्लास का नाम एग्ज़ाम है, सो एग्ज़ाम पेपर इक्वल टू न्यू एग्ज़ाम। ये हो गया इसका आंसर, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।